बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान एक तरफ समुद्री तूफ़ानों की जद में है और दूसरी तरफ पाकिस्तान कुछ सियासी और मुआशी तूफ़ानों की जद में भी नज़र आ रहा है। समुद्री तूफ़ानों के बारे में तो आप सुन रहे हैं कि ये तूफ़ान आएगा और चला जाएगा और कुछ अरसे के बाद इसके जो बुरे असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो सियासी और मुआशी तूफ़ान है ये बार बार आता है और बार बार हमें नुकसान पहुंचाता है और वापस नहीं जाता दिखाई दे रहा। और अगर ये वापस जाता दिखाई नहीं दे रहा तो इसके पाकिस्तान के आइन पर क्या असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान के मुआशरे पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस पे हम आज बात करेंगे। क्योंकि मौजूदा हुकूमत जिसके अब सिर्फ चंद हफ्ते ही बाकी हैं, इसकी आइनी मुद्दत पूरी होने में चंद हफ्ते बाकी हैं, इस हुकूमत ने एक पूरे का पूरा 1 साल का वफाकी बजट दे दिया है। और बजट देने के बाद भी इस हुकूमत के जो अहम रहनुमा हैं वो कुछ इस किस्म के बयानात दे रहे हैं कि जो कौमी असम्बली की मुद्दत है उसका फ़ैसला तो कौमी असम्बली ही करेगी। हालांकि आइन में इसकी मुद्दत तय है, लेकिन आज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बहुत ही ज़ुमैनी बयान दिया है। सुने ज़रा मौलाना फजलुर रहमान साहब के अल्फाज क्या थे। के तकाज़े के मुताबिक मुल्क में इलेक्शन तो होंगे, तो इस हवाले से तो कोई इबहाम मौजूद नहीं है। और अगर इलेक्शन ताख़ीर से होते हैं, जो हमारा आईनी मुद्दत है उससे आगे बढ़ता है, तो वो फैसला पार्लियामेंट ने करना है, न किसी पार्टी ने करना है, न किसी शख्सियत ने करना है। सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की मुद्दत में इजाफ़ा कर दे। यानी कि अगर आइनी मुद्दत कौमी असम्बली की 5 साल पूरी हो रही है अगस्त में, तो क्या इसमें वो 3 महीने या 6 महीने का इजाफ़ा कर सकती है। तो ये एक आइनी सवाल है, बड़ा अहम आइनी सवाल है जिस पे कि हमें गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो हमारी कौमी असम्बली है इसमें एक अपोजिशन लीडर हैं जिनका नाम है राजा रियाज अहमद साहब। अपोजिशन लीडर हमेशा ये कोशिश करता है कि हुकूमत आइन और कानून के अंदर रहे। जब भी कोई हुकूमत आइन और कानून से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो ये अपोजिशन लीडर का फ़र्ज़ होता है कि वो हुकूमत को वार्न करता है, उसको ताकीद करता है कि आप आइन और कानून से बाहर ना जाएं। लेकिन हमारी कौमी असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज अहमद साहब, ऐसा लगता है कि ये तो ख़ुद हुकूमत को उकसा रहे हैं, हुकूमत को शय दे रहे हैं कि आप इलेक्शन को मुलतवी करें। सुने राजा रियाज अहमद साहब ने क्या कहा है। कि अक्टूबर में इलेक्शन मुझे तो नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह है मुल्क को पहले माशी तौर पे खड़ा करना पड़ेगा। चाहे आपको माशिंग इमरजेंसी लगा दें तो फिर भी आईनी तौर पे आप इसको 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते। उसके बाद मैं समझता हूँ कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। मैं खुद इसके हक में कि ये होना चाहिए, इसलिए मैं अगर ये हो तो मैं इसे सपोर्ट करूँ। आप ज़रा गौर करें कि हमारे अपोजिशन लीडर ये फरमा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी लगाकर इलेक्शन को 6 महीने के लिए मुलतवी कर दिया जाता है तो अपोजिशन लीडर इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। वो कहते हैं मैं इसकी हमायत करूँगा। इसका मतलब है कि वो अपोजिशन लीडर तो नहीं हैं, वो कुछ और ही हैं, वो तो फैसिलिटेटर हैं हुकूमत के। तो क्या इस वक्त पाकिस्तान में मुआशी एमरजेंसी के हालात हैं, ये भी एक आइनी सवाल है। तो गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और सेनेट के रुकन जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। वालेकुम अस्सलाम हामिद मीर साहब। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान को बहुत से समुद्री तूफ़ानों का सामना है इस वक्त, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि अगर इलेक्शन को 6 महीने के लिए मुलतवी किया जाएगा तो क्या पाकिस्तान का आइन किसी तूफ़ान का शिकार नहीं हो जाएगा। जी देखें, जहाँ तक पाकिस्तान का आइन का ताल्लुक़ है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे जो पूरे सिटीजन्स हैं करोड़ा, उन्होंने एक आपस में मुआहदा करके एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि हमने अपनी ज़िंदगी इसके नीचे गुजारनी है। ये जो आइन है जिसकी हम बात करते हैं, जिसके तहत अदालतें भी बनी हैं, जिसके तहत पार्लियामेंट भी बनता है, जिसके तहत इलेक्शंस भी होते हैं, जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी अपना अपना काम करते हैं, हम भी अदालतों में पेश होते हैं। सारा जो आइन है जिसकी हम बात करते हैं, मेरी नज़र में ये ऑलरेडी इसको बहुत बड़ा ज़ख़म पड़ चुका है, बल्कि ये
शायद मैं इसको कहूँगा, और मैंने अदालत में भी ये कहा था कि वो असैसिनेट हो चुका है, वो मर्डर हो चुका है। वो इसलिए मैं कहता हूँ कि आइन में बड़े वाज़े तौर पे लिखा है कि जब कोई असेंबली डिज़ोल्व की जाती है तो उसने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होने हैं उस असेंबली के, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आपकी जो कौम है, आपकी जो प्रोविंस की जो सिटीजन्स हैं, इस केस में पंजाब और केपी के, उनके पास असेंबली ही ना हो और एक केयर टेकर गवर्नमेंट उनके ऊपर हुकूमत करती रहे 90 दिन से ज़्यादा। तो ये वक्त तो गुजर चुका। आइन ये भी कहता है कि अदालत की हुक्म आपने मानना है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हर एक पे हर शख्स पाबंद है, हर इंस्टीट्यूशन पाबंद है कि उसका हुक्म माने। उसने हुक्म भी दिया, उसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने 14 मई को इलेक्शन कराना है, लेकिन उसकी भी पाबंदी नहीं की। वो दूसरी आइन की शिक जो थी उसकी भी खिलाफ वर्जी हो गई। तो जब आप दो बहुत अहम शिकें इलेक्शंस के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद करने की शिक जो है, जब उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर इसका मतलब आप एक आइन के तहत काम नहीं कर रहे। बल्कि आज एक बड़ा अच्छा आर्टिकल भी मैं पढ़ रहा था, उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि ये ना तो जमहूरियत है ना मार्शल लॉ है, ये एक पार्शल लॉ की सिचुएशन है कि जहाँ हुकूमत जो चाहती है उस वक्त कहती है कि आइन के मुताबिक ये है इसलिए हम उस पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन जहाँ आइन की कोई शिक या आइन की कोई जो ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, वो उनको मंजूर नहीं, तो उसको कहते हैं हम इग्नोर कर देंगे। तो आपका ये जो सवाल है कि अगर जब मुद्दत पूरी करती है नेशनल असेंबली और इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं तो आइन में तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं। अगर कोई कहता है कि पार्लियामेंट उसको तब्दील कर सकता है उस मुद्दत को, तो पार्लियामेंट कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए, यानी कि आइन में तरमीम करे, और वो भी सिटिंग पार्लियामेंट नहीं, नया आने वाला पार्लियामेंट ही कर सकता है। ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि सिटिंग पार्लियामेंट तो फिर ये एक अहम सवाल है। सिटिंग पार्लियामेंट जो है इस वक्त वो जो तो फिर अपनी सारी उम्र से हर बार जब भी उसकी उम्र खत्म होने लगे वो अपनी उम्र एक्सटेंड कर दे। हाँ। ये आइन ऐसी इजाजत नहीं देता। अच्छा, अब इसमें आपको याद होगा हामिद मीर साहब, हमारी तारीख में जो सबसे एक बड़ा प्रॉब्लम है, जब पाकिस्तान की हिस्ट्री शुरू हुई तो आपको याद है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी कायदे आज़म साहब ने, और उन्होंने कहा था उसको कि आप जल्द से जल्द अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना लें और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इलेक्शन करा लें। लेकिन चूंकि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो बनाते तो उन लोगों को पता था कि हमें छोड़नी पड़ जाएगी, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कितने साल नहीं बनाई, और उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ था कि हमें मार्शल लॉ एक नहीं बल्कि 3 मार्शल लॉ फेस करने पड़े। वहाँ वो वाली गलती अब ये पार्लियामेंट दोहराने अगर जा रहा है तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं, उनको हिस्ट्री से सीखना चाहिए। इसमें एक आइनी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो इस वक्त कौमी असम्बली है इसमें तो 100 से ज़्यादा नशस्तें खाली हैं, और इसमें जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनके पास एक छोटी सी मेजॉरिटी है, अपोजिशन बहुत छोटी सी है, टाइनी अपोजिशन है। उसमें जो अपोजिशन लीडर हैं वो तो सबको पता है कि वो हुकूमत के साथ हैं। जो असली अपोजिशन हैं वो 2 या 3 मेंबर हैं, एक मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली हैं, एक सायरा बानो साहिबा हैं, और एक जो हैं वो परवेज़ लाई साहब के बरखुरदार हैं, मुनस लाई साहब, वो पाकिस्तान में नहीं है। बाकी जो इस वक्त सो कॉल्ड अपोजिशन है वो तो एक्चुअली तहरीक इंसाफ के वो बागी हैं जो कि इस वक्त हुकूमत के साथ हैं। तो ये कौमी असम्बली आइनी तरमीम करने की पोजीशन में नहीं है। क्या ये पॉसिबल है कि ये एक सिंपल करारदाद पेश करें और करारदाद मंजूर करके कहें जी कि हमने कौमी असम्बली की मुद्दत में 6 महीने का इजाफा कर दिया है? ये एक आइन के मुताबिक काम होगा या नहीं होगा? ये तो बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो हामिद मीर साहब, जो रेजोल्यूशन होती है वो कानून नहीं होता। नंबर 2, अगर पार्लियामेंट कानून भी पास कर दे रेजोल्यूशन से ज़्यादा बढ़ के, एक कानून साजी कर दे कि हम अपनी ज़िंदगी जो है वो 6 महीने मज़ीद बढ़ा देते हैं, तो वो कानून भी आइन के ख़िलाफ़ होगा, इसलिए वो कानून भी कलअदम होगा, वो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन हो और इलेक्शन में जो नई जो पार्लियामेंट आए वो आइन में तब्दीली करे और कहे मुद्दत जो है पार्लियामेंट की वो 5 से 6 साल होगी, लेकिन वो अगले फ्यूचर आने वाले पार्लियामेंट के लिए होगी पाबंद। जिस आइन के तहत इलेक्शन हुए वो वाला पार्लियामेंट अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकता आइनी तरमीम के ज़रिए भी। तो इस वक्त
इम्पॉसिबल है। आपने नंबर्स काउंट किए, आइनी तरमीम करने के लिए जो 3/4 मेजॉरिटी चाहिए वो है ही नहीं किसी के पास, इसलिए आइनी तरमीम नहीं हो सकती। अगर आइनी तरमीम हो सकती तो फिर वो जो अपील की प्रोविज़न दी है सुओ मोटो केस के ख़िलाफ़ जो अभी कानून साजी की गई है वो फिर आइन के ज़रिए की जाती। लेकिन हुकूमत को भी पता है और हुकूमत की जो सो कॉल्ड अपोजिशन है उनको भी पता है कि उनके पास मेजॉरिटी है ही नहीं, वो इकट्ठे भी हो जाएं, वो एक साथ भी वोटिंग करें, तब भी वो आइन की तरमीम नहीं कर सकते। इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल राइज ही नहीं होता, ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि आप किसी तरह से पार्लियामेंट की, नेशनल असम्बली की जो है जो ज़िंदगी है उसको मज़ीद आगे बढ़ा दें। एमरजेंसी, फाइनेंशियल एमरजेंसी ये नहीं होती कि आपको इस वक्त एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और आपके अखराजात ज़्यादा हैं और आपकी आमदनी कम है। फाइनेंशियल एमरजेंसी तब होती है अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान बिल्कुल बैंकरप्ट हो। अच्छा, उसमें मैं बाद में बात करता हूँ। मैं कारोबार अली ज़फ़र साहब, मैं फाइनेंशियल एमरजेंसी पे तफसील से बात करूँगा, लेकिन पहले बीच में ज़रा ये जो पार्लियामेंट की मुद्दत वाला मामला है इसको निपटा लेते हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं वो काफ़ी महीनों से ये कह रहे हैं कि उनको नहीं लगता कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाया जाएगा। अब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं और इसके अलावा वो अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर भी हैं। एक से ज़ायद मरतबा वो मुझे कह चुके हैं कि उनको अक्टूबर में इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या बात की थी, ज़रा आप सुने वो क्या कह रहे हैं। इमरान खान साहब प्रोविंशियल असेंबलीज डिज़ोल्व नहीं की थी उन्होंने, तब से मैंने इमरान खान साहब से भी कहा, पब्लिकली कहा, 4-5 महीने पहले की बात है, मैंने उनसे कहा कि यार मुझे तो ये लगने लगा है कि अक्टूबर के इलेक्शंस भी अंडर थ्रेट हैं। अक्टूबर 2023 के? हाँ। अच्छा अली ज़फ़र साहब, अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो ज़ाहिरी बात है क्योंकि उनके कुछ आइनी मजबूरियां हैं, वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जितनी वो मुनासिब समझते हैं कि पब्लिक के लिए इतनी काफ़ी है। बाकी जो बैकग्राउंड है वो पब्लिक नहीं करते, वो बैकग्राउंड जो है वो ज़रा अपने सीगा राज में रखते हैं। उनको ये क्यों लग रहा था काफ़ी महीने पहले कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होगा, और उनका जो ख्याल है ये दुरुस्त साबित हो रहा है। तो अक्टूबर में इलेक्शन क्यों नज़र नहीं आता सदर आरिफ अलवी साहब को? मैं चाहता हूँ कि उनका ख्याल गलत साबित हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, फ़ैसला जो है उसको वायलेट कर दिया गया। और अब फजलुर रहमान साहब भी इंडिकेशन यही दे रहे हैं और भी बहुत से लोग यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट साहब के पास ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो शायद उन्होंने आपके साथ शेयर की हो, क्योंकि आप उनके भी वकील हैं? देखें, प्रेसिडेंट साहब ने मेरे साथ कोई शेयर तो नहीं की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन मेरा अंदाज़ा यही है जिसकी तरफ आपने हिंट भी किया कि अगर वो प्रेसिडेंट साहब देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म फरमाया, उन्होंने आइन भी पढ़ा होगा प्रेसिडेंट साहब ने यकीनी तौर पे, और उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म फरमाया कि आप 14 मई को इलेक्शन कराएं। 14 मई गुजर गई, अब जून में हम आ गए हैं, बजट भी हो गया है, लेकिन अभी तक इलेक्शन का नामो निशान नहीं। तो उस चीज़ को देखते हुए शायद उन्होंने सोचा होगा कि ये जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त है, ये आइन को डिफ़ाई कर रही है, आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है, और आगे जाके भी हो सकता है वो खुलेआम इसकी खिलाफ वर्जी करें और इलेक्शन ना कराएं। अब आप एक चीज़ नोट करें आमिर मीर साहब के, हमारे पास जो इंस्टीट्यूशन है, एक ही आइन की जो हिफाजत करने वाली इंस्टीट्यूशन, अगर पार्लियामेंट भी हिफाजत ना करने को तैयार हो और अगर गवर्नमेंट भी उसकी खिलाफ वर्जी करने पे तैयार हो, तो फिर एक ही इंस्टीट्यूशन रह जाती है और वो है कोर्ट्स, हमारी अदालतें, और पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ना तो तलवार का ज़ोर है, ना उनके पास पैसे का ज़ोर है, उनके पास सिर्फ एक ही ज़ोर है, और वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो उनकी रेपुटेशन है, उनकी जो कौम में उनकी जो इज़्ज़त है। और ये सिर्फ जो कौम में इज़्ज़त होती है यही जो इम्प्लीमेंट करा सकती है आइन को भी और अदालत के फ़ैसलों को भी। तो उम्मीद हमें ये रखनी चाहिए कि ये जो केस समाअत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट जिसकी समाअत करने कल भी जा रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई ऐसी तारीख
एक डिक्लेयर कर दे। 14 मई तो गुजर गई, लेकिन अब कोई ऐसी तारीख डिक्लेयर हो जाए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट भी करे, तो यकीन है कि इस बार अगर वो खड़े हो जाएं कि हमने इस पे इम्प्लीमेंट करना है तो कौम भी उनके साथ खड़ी होगी। अगर कौम नहीं खड़ी होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगा और फिर आपकी ये जो खदशा है प्रेसिडेंट साहब का वो साबित भी हो सकता है कि दुरुस्त हो। अच्छा अली ज़फ़र साहब, कौम कैसे खड़ी हो? कौम जो है वो तो पुरअमन तरीके से ही खड़ी हो सकती है। जो 9 मई को कुछ लोगों ने किया, कौम वैसे तो खड़ी नहीं हो सकती। मैं तो पुरअमन की बात ही कर रहा हूँ जी। ये पुरअमन का प्रेशर बड़ा होता है। आपको अगर तारीख पढ़ें, बड़े बड़े ममालिक में भी ऐसा होता रहा है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स का जो सबसे ताकतवर सुप्रीम कोर्ट समझा जाता है, उन्होंने भी एक हुक्म फरमाया था और उस पे जो हुक्म ये था कि जो स्याह फाम बच्चे हैं वो भी वाइट्स के साथ बसों में बैठ सकते हैं और स्कूल जा सकते हैं। तो जो सदर्न स्टेट्स थी वहाँ की, उनके गवर्नर भी और शायद प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा कि ये कहाँ से सुप्रीम कोर्ट अपना इस हुक्म पे अमल दरामद करा सकेगा। अब करा के देखें वो अमल दरामद। लेकिन लोग खड़े हुए थे, खड़े इन द सेंस कि उन्होंने पुरअमन एहतजाज किए थे और उन्होंने वो सड़कों पे आए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उसकी वजह से पॉलिटिकल फोर्सेस को मानना पड़ा था उनकी बात। तो कौम की जो एक जिंदा कौम होती है वो पुरअमन एहतजाज ही करती है। वो तोड़ फोड़ में तो मेरा ख्याल है ना आप यकीन करते हैं, ना मैं करता हूँ, ना किसी को करना चाहिए। सबको तरबियत यही देनी चाहिए कि आपकी राइट्स हैं, आपके हकूक़ हैं, लेकिन आप उस पर अपनी आवाज़ से खड़े हों। आपके ख़िलाफ़ अगर कोई बात करता है, मसलन मैंने देखा है, आपको खुद देखा है, आपके ख़िलाफ़ अगर कोई ट्वीट्स करता है तो आप ट्वीट्स के ज़रिए उसका जवाब देते हैं। अगर कोई तबसरा करता है तो आप लॉजिक और मंतक से उसका जवाब देते हैं। आप कोई गाली गलोच या बाहर सड़क पे लड़ने नहीं आ जाते। यही एक सोसाइटी का एक हक है और आइन यही हक देता है। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आइन को अगर आपने सही तौर पे इम्प्लीमेंट कराना है तो फिर उस कौम को ज़िंदा होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक ज़िमनी सवाल ये आ गया है, आप ये नहीं समझते कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ने का जो फ़ैसला था वो एक बहुत बड़ी गलती नहीं बल्कि एक ब्लंडर था, क्योंकि परवेज़ लाई साहब ये कहते थे कि ये असम्बली ना तोड़ो, ये असम्बली तोड़ दी तो इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। तो अल्टीमेटली अब ये आप नहीं समझते कि वाकई एक ब्लंडर था? जी देखें, हाइंडसाइट एक चीज़ होती है, एक होता है फ़ैसला उस वक्त का और एक होता है जब बहुत सारे वाक़यात हो जाएं तो फिर आप उस पर तबसरा करते हैं और सोचते हैं कि मेरा फ़ैसला दुरुस्त था या नहीं। मेरा ख्याल है उस वक्त का जो फ़ैसला था, क्योंकि मुझे भी कंसल्ट किया गया था उस फैसले के लिए, उस वक्त का जो फ़ैसला था उसको बड़ा डिबेट किया गया था, लेकिन एक चीज़ हम बड़े क्लियर थे और वो ये थी कि अगर हम इसको डिज़ोल्व करेंगे तो कम अज़ कम आइन ये साफ कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में होगा। और इसलिए हमारा ख्याल था कि चलें एक इलेक्शन जो पंजाब और KP के हम डिज़ोल्व कर देते हैं, इलेक्शन हो जाएगा और हम एक अपनी सुपर मेजॉरिटी के साथ उन असेंबलीज़ को में आ जाएंगे और हम फिर काम कर सकेंगे। तो पंजाब में भी और KP के भी, जो कि तकरीबन 52% पॉपुलेशन है, ये उस वक्त का फ़ैसला था। लेकिन जब हाइंडसाइट में देखा गया, आज के दिन जब हम बैठे हैं कि 90 दिन भी गुजर गए, इलेक्शन भी नहीं हुए और जिस किस्म का तशद्दुद हो रहा है और जिस किस्म के केसेस बनाए जा रहे हैं और जिस तरह एक पार्टी को तोड़ा जा रहा है, उसको देखते हुए शायद हाइंडसाइट में आप कह सकते हैं कि वो फ़ैसला शायद गलत था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि आइन शिकनी भी हो सकती है। अगर ये पता होता तो शायद ये फ़ैसला ना करते। अपनी हुकूमत थी, सारे बैठे हुए थे दो प्रोविंसेस में और हम इंतज़ार करते अक्टूबर के इलेक्शन का। अच्छा, अब अली ज़फ़र साहब, अब मुझे ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि ये हुकूमत जिसने बजट भी दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक IMF के साथ इनकी डील जो है वो तय नहीं पा रही, रूस से तेल भी आ गया है, वज़ीर आज़म साहब रोज़ाना कहते हैं कि इंशाल्लाह हमारी इकॉनमी ठीक हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी की बात भी हो रही है। तो फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 232 है, 232 है आईन पाकिस्तान में। तो 232 को अगर हम सामने रखें तो क्या ये हुकूमत पाकिस्तान में फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज कर सकती है?
जी देखें, एक तरफ तो आप बजट बनाते हैं जिसमें आप इतना सारा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, आप तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं, आप उसमें ये भी रोज़ी एक पिक्चर कि जनाब ये सब कुछ हो जाएगा और हमारी जो इकॉनमी है वो ट्रैक पे वापस जा रही है और जो पिछले नुकसानात किए थे पीटीआई की हुकूमत में इनके मुताबिक वो हमने अब उन नुकसानात को हमने एक तरह से गैप को ख़त्म कर दिया है और अब हम तरक्की की तरफ गामज़न हैं। एक तरफ अगर ये है और बजट इस तरह का पेश किया जा रहा है तो कौन यकीन करेगा कि फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी है पाकिस्तान में, नंबर एक। नंबर दो, जो फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी है आइन के अंदर वो बहुत सीरियस चीज़ है, उसके बारे में तो बात भी करना एक पाकिस्तानी के लिए मेरा ख्याल है आप नुकसान पहुँचाते हैं। ये कि आप गवर्नमेंट में बैठे हों और आप बात करें तो आप या गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर ये बात करे या गवर्नमेंट की कोई अलायंस पार्टी का कोई शख्स पास करे ऐसी बात करे तो वो तो एक पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि ये वाली इमरजेंसी का मतलब ये है कि अब आपका जो मुल्क है वो ख़त्म हो गया, उसकी जो इकॉनमी है वो बेकार हो गई। अब वो मुल्क के साथ कोई ना ट्रेड करे ना कोई यहाँ इन्वेस्ट करे, बल्कि ये मुल्क जो है अब इसका कोई और ही सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो ये इस किस्म की बात करना अपोजिशन तो शायद कोई बेवकूफ़ अपोजिशन तो कर सकती है कि वो अब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहे और वो इस तरह की बात करे कि इस फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई है मुल्क में और इस गवर्नमेंट को चले जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट में बैठ के आप ये बात करें तो वो तो बहुत ही अजीब व गरीब लगता है, वो तो बहुत बड़ा। अच्छा, अब ये जो आर्टिकल 232 है इसका आगाज़ इन अल्फाज से होता है, अगर सदर मुतमिन हो कि ऐसी संगीन हंगामी सूरत हाल मौजूद है जिसमें पाकिस्तान या इसके किसी हिस्सा की सलामती को जंग या बैरूनी जारियत की वजह से या दाखिली खलफशार की वजह से ख़तरा लाक है, और आगे फिर जो है वो फाइनेंशियल मामलात भी आते हैं, तो उसमें है कि अगर सदर मुतमिन हो तो सदर साहब की मंजूरी ज़रूरी है इसमें? जी देखें, सदर साहब की बिल्कुल मंजूरी, बिकॉज वो हेड ऑफ स्टेट हैं, उनकी मंजूरी और वो भी मंजूरी उनकी अपनी मर्जी की नहीं, वो हकायक ऐसे हों, मसलन अगर जंग हो रही है खुदा न खास्ता या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ऐसी हो गई है कि किसी इलाके में मुश्किलात का सामना है कि लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं हो सकता, तो वो हकायक सामने पेश किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और सदर साहब जो हैं वो उन हकायक को देखते हुए और समझते हुए फिर फैसला करेंगे। ना सदर साहब खुद फैसला कर सकते हैं ना प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फैसला कर सकते हैं, फैसला सिर्फ और सिर्फ हकायक और डॉक्यूमेंट्स पे हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे हम एक वक्फा लेंगे, अली ज़फ़र साथ ही रहिएगा, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले हम बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से ये बात कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान में मुआशी एमरजेंसी नाफज करने के लिए कोई सूरत हाल मौजूद है या नहीं मौजूद, और हम आइन के आर्टिकल 232 पे बात कर रहे थे। अली ज़फ़र साहब, ये जो आर्टिकल 232 है इसकी जो ज़ेली शिक है 8, ज़ेली शिक 8 कहती है कि शिक 7 में शामिल किसी अमर के बावजूद अगर कौमी असम्बली इस वक्त टूट चुकी हो जब हंगामी हालत का कोई ऐलान जारी किया जाए तो वो ऐलान 4 माह की मुद्दत के लिए बदस्तूर नाफजुल अमल रहेगा, लेकिन अगर असम्बली का आम इंतखाब मुज़क्कुरा मुद्दत के अख्ताम से पहले मुनक़्क़द ना हो तो वो इस मुद्दत के अख्ताम पर साक़ितुल अमल हो जाएगा, तावक्त है कि इसे सेनेट की करारदाद के ज़रिए पहले ही मंजूर ना किया जा सका हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कौमी असम्बली की करारदाद के ज़रिए या सेनेट की करारदाद के ज़रिए फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज हो सकती है? नहीं जी, वो भी बिल्कुल नहीं हो सकती। जिस तरह मैंने कहा कि फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी का एक सीक्वेंस है और सीक्वेंस यही है कि पहले तो हकायक होने चाहिए, नंबर 2 उन हकायक के ऊपर बाकायदा जो भी हुकूमत है वो उनको पेश करे प्रेसिडेंट को, उसके बाद वो पार्लियामेंट में पेश होगा अगर वो मंजूर भी हो जाए प्रेसिडेंट से, और एक और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान का भी हक है अगर कोई चैलेंज करना चाहे कि ये इमरजेंसी वाली जो प्रोविज़न है ये मेलिफाइड है, ये बदनीयती बेस्ड है, ये सिर्फ इसलिए लगाई जा रही है इमरजेंसी कि वो अपनी एक मुद्दत थोड़ी सी एक्सटेंड करें या इलेक्शंस को डिले करें, तो वो भी अदालत के सामने मामला आ सकता है और अदालत उस पर ये पूछेगी और पूछती है, और यही कानून है, यही आइन है कि आप बताएं कि कहाँ किन हकायक पे, किन डॉक्यूमेंट्स पे, किन
चीज़ों पे आपने ये बेस किया, और अगर वो उसका बेसिस ना हो तो वो सुप्रीम कोर्ट भी उसको सेट असाइड करता है। तो बड़ी स्टेप्स हैं और बड़े उसमें कंडीशंस हैं जिनको सेटिस्फाई होना है। ये इतना आसान नहीं है जितना लोग कह देते हैं कि जी इमरजेंसी लग सक जाती है या लग सकती है और हम इसको ये मैं इसलिए elections बार की बार डेट को extend कर आपसे सकते हैं। बार बार करारदाद की बात इसलिए करता हूँ कि कौमी असम्बली में जो एक बहुत ही नन्ही मुन्नी सी टाइनी अपोजिशन है, मैं असली अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, राजा रियाज वाली अपोजिशन की बात नहीं कर रहा। वो जो एक टाइनी अपोजिशन है, 2 या 3 लोग हैं उसमें, तो वो जो अपोजिशन है उसके कुछ मेंबरान जो हैं उन्होंने हमें ये बताया है पब्लिकली, हमारे शो में ये बताया है कि जी उन्होंने ये सुना है हुकूमती बेंचों पे कि एक करारदाद जो है वो पेश की जाएगी कौमी असम्बली में अगस्त के महीने में, यानी कि अब जून आ गया, जुलाई अगस्त, 2 महीने के बाद एक करारदाद पेश की जाएगी कि और उस करारदाद के ज़रिए जी वो जो असम्बली की मुद्दत में इजाफे का मनसूबा है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। ज़रा आप उनके अल्फाज उन्हीं की ज़ुबानी सुन लें। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब जमात इस्लामी के और सायरा बानो साहिबा हैं GDA की MNA, वो क्या कह रही हैं? ये जो सेटअप आया है, ये मैं आपको बता दूं, ये कोई 2 या 3 माह के लिए नहीं आया, ये लंबा चलेगा। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तकरीबन 6-7 महीने तक पंजाब के निगरान वज़ीर आला रहेंगे। हम सुन रहे हैं, हमें पता लगता है असेंबली में बातें हो रही है, और ये भी है कि कह रहे हैं कि अगस्त के महीने में करारदाद आएगा और उसके ज़रिए से कौमी असम्बली को मज़ीद तवसीह दी जाएगी 6 माह के लिए, ये भी हम सुन रहे हैं। अच्छा, अब अली ज़फ़र साहब, एक तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, आप तो प्योर एक आइनी ओपिनियन दे रहे हैं, आईने पाकिस्तान को सामने रख के एक लीगल ओपिनियन दे रहे हैं, और यकीनन मैं भी जब आइन को देखता हूं तो मुझे आपकी ओपिनियन बिल्कुल ठीक नज़र आती है। लेकिन बात वही है कि जिस तरह आप लोगों ने अपनी पार्टी को मशवरा दिया कि जी अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली तोड़ दी जाए तो जी कोई हुकूमत के पास तरीका नहीं है, हुकूमत ने तो हर सूरत में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है क्योंकि ये आइनी रिक्वायरमेंट है। तो ये आप तो हर बात आइन को सामने रख के कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे MNA साहिबान हैं जिनका ताल्लुक हुकूमत से नहीं है, इनको अप्रोच भी किया गया है और इनको मनाने की कोशिश भी की गई है कि भाई आप अगर असम्बली की मुद्दत में 6 महीने के इजाफे के हक़ में वोट दे दें तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ऑफ द रिकॉर्ड मुझे एक साहब ने बताया कि डेवलपमेंट स्कीम्स का भी उनको कहा गया। तो ये जो लोग ये मनसूबा बना के बैठे हैं कि जी अगस्त में एक करारदाद पेश करके असम्बली की मुद्दत में इजाफा कर देंगे, कोई ना कोई तो उन्होंने रास्ता निकाला होगा आइन से, वो आपके ख्याल में क्या हो सकता है? जी देखें, कोई रास्ता नहीं आइन में और ना उन्होंने निकाला है, ये सिर्फ उनकी ख्वाहिश है। और मेरा ख्याल है आपने देखा होगा पास्ट में भी, माजी में भी, कि जब भी उनको कोई ज़रूरत पड़ती है, चूँकि कोई अपोजिशन ही नहीं है असम्बली में, तो कोई ना कोई रेजोल्यूशन पास कर देते हैं जिसका कानून या आइन से कोई ताल्लुक ना हो। तो अगर वो ऐसी रेजोल्यूशन पास करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो बैठे हैं, वो कह सकते हैं जी हम 10 साल तक नहीं चाहते, हमें लगता है कि पाकिस्तान को दुरुस्त करना है और दुरुस्त करने के लिए हमें 10 साल हम ही बैठेंगे, तो वो बैठ जाएं, वो रेजोल्यूशन तो पास कर सकते हैं। लेकिन क्या अली ज़फ़र साहब, ये आप इतनी सीरियस अंदाज में क्यों पाकिस्तानी कौम के असाब पे बम बरसा रहे हैं कि जी 10 साल तक नहीं जाएंगे ये? अगर मकसद आप अगर कोई रेजोल्यूशन पास करनी है तो मैं एक आपको बड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस मिसाल में वो अगर बैठ के ये कह दें तो उसका ये तो मतलब नहीं है कि आइन के तहत वो 10 साल अपनी मुद्दत पूरी कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये है कि वो एक उनकी ख्वाहिश है, लेकिन वो चूँकि आइन ऐसी इजाज़त नहीं देता, इसलिए वो ख्वाहिश तक ही रहनी चाहिए। अगर जब तक, तो मुझे यकीन है हामिद मीर साहब कि जब तक तो हमारी अदालतें हैं और जब तक तो हम आइन में आप जैसे लोग यकीन रखते हैं, तो ऐसी रेजोल्यूशन जो आइन के बाहर होगी उस पर कोई अमल दरामद नहीं करेगा। लेकिन एक तरह से परेशानी तो है, क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन है वो तो क्लियर है कि पंजाब और KPK में 90 दिन से ज़्यादा वक्त गुजर गया है। आइन बड़ा वाज़े तौर पे कुछ कहता है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और हम फिर भी सारे बैठ के तो अपने अपने काम कर रहे हैं। ये एक परेशान कुन बात है, और मेरा ख़्याल है इस पर हमें सबको देखना चाहिए, गौर करना चाहिए, स्पेशली जो हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास है, कि क्या ये हमें मंजूर है
कि एक आइन की पूरी शिक जो है, जो सबसे अहम शिक है, जो कोर है जमहूरियत का, जो कि जिसके बगैर आइन चल ही नहीं सकता, वो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और हम फिर भी कहते हैं हम आइन की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। ये बताएं कि ये नए इंतखाबात का ऐलान ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है? ये एक्चुअली ज़िम्मेदारी किसकी है जिसको ये ज़िम्मेदारी अदा करनी है? जी देखें, जब इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है नेशनल असम्बली की, ये तो अब वाज़े हो गया है, अदालत ने फ़ैसला कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये प्रेसिडेंट ने करनी है। सेक्शन 57 जो है इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत ये प्रेसिडेंट करते हैं। और जब प्रेसिडेंट तारीख अनाउंस कर दें, जो कि 90 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन नेशनल असम्बली अगर नॉर्मल केस में डिज़ोल्व हो तो 60 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो जो प्रेसिडेंट डेट अनाउंस करेंगे 60 दिन की इलेक्शन की, तो उसके बाद शेड्यूल जो है, यानी कि उस डेट के अंदर नॉमिनेशन पेपर कब आने हैं, स्क्रूटनी कब होनी है, और उसके बाकी जो सारे कंडीशंस होती हैं इलेक्शन डेट तक की, इलेक्शन शेड्यूल वो इलेक्शन कमीशन ने दिया। अली ज़फ़र साहब, लेकिन हमने देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन की डेट अनाउंस की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शुरू में कहा हाँ जी ठीक है हम इलेक्शन करवा देंगे, फिर वो भी भाग गए, फिर हुकूमत भी भाग गई। तो ना तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल दरामद हुआ, ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऐलान किया उस पर अमल दरामद हुआ। तो इसलिए मैं बार बार आपसे ये सवाल जो है ये रिपीट कर रहा हूँ कि कोई ना कोई तो हुकूमत के ज़हन में एक ऐसी कोई मंसूबा है जो आपको और मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कोई गैर आईनी मंसूबा हो। जी, मंसूबा ज़रूर होगा। इसलिए होगा मंसूबा क्योंकि उनको शायद नज़र आ रहा हो कि अगर इलेक्शन होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, तो जो पोल्स हैं उसमें नज़र आता है कि शायद हुकूमत जो है इस वक्त या पूरी जमातें मिलके भी हुकूमत ना बना सकें, और ये लेकिन अली ज़फ़र साहब बनाए। फैक्ट्स जो हैं, लेटेस्ट फैक्ट्स जो हैं, उसको अगर हम सामने रख लें तो आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में एक बाई इलेक्शन हुआ है, वहाँ पे तो तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पे आई है और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने थे। तो अब जो फैक्ट्स हैं वो तो हमें कुछ और ही बता रहे हैं। ठीक है, आपकी बात हो सकता है, आई मीन वो तो कौम ही डिसाइड करेगी, लोग ही डिसाइड करेंगे। अभी तक तो लोगों के दिलों में क्या है और एक्चुअली क्या अल्टीमेट होता है उसका फ़ैसला तो इलेक्शन डेट भी होता है। ये खूबसूरती है इलेक्शंस की। लेकिन जो मंसूबा है वो आई थिंक हुकूमत के दिमाग में एक शक आ गया है शायद, और जो मेरी नज़र में वो दुरुस्त शक है कि वो हार जाएंगे और वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते। वरना क्या वजह है कि वो बात कर रहे हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि इस कोलेशन गवर्नमेंट का जो एक कंपोनेंट है मुस्लिम लीग नून, उसको शायद ये लगता है कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकते, और शायद इसलिए मुस्लिम लीग नून की ये कोशिश है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। ये हम कह सकते हैं। हो सकता है, हो सकता है। जिसकी भी है, जब भी आप कोशिश करेंगे कि इलेक्शन डिले करें तो इसका मतलब आपको खदशा है कि आप हार रहे हैं। और अगर आपको ये खदशा है और आप कोई मंसूबा बना रहे हैं तो मंसूबा आप लिख लीजिए कि वो गैर आइनी मंसूबा ही है। वो आइन के तहत कोई ऐसी शिक नहीं, आइन ये सोच ही नहीं सकता कि इलेक्शन के बग़ैर यहाँ इलेक्शन को डिले किया जा सके किसी वजह से। आइन बड़ा वाज़े है टाइम लाइन्स पे। आइन ने तो ये भी कहा है कि आपने जिस दिन इलेक्शन कराना है उसके कितने दिन बाद आपने प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करना है, स्पीकर इलेक्ट करना है, आपने चीफ मिनिस्टर्स इलेक्ट करने हैं। आइन ने तो बड़ी टाइम लाइन्स दी हुई हैं वाज़े तौर पे, क्योंकि आइन को पता है कि एक इलेक्शन के बाद हुकूमत बननी है और लोगों ने अपने जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके तहत अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अच्छा, एक सवाल मेरा और रह गया। तो ये एक आइन की शिक है। मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश नहीं, मंसूबे बन सकते हैं लेकिन वो मंसूबे मेरी नज़र में गैर आइनी होंगे। बिल्कुल ठीक है, वो गैर आइनी मंसूबे होंगे। लेकिन एक शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बात की है, मैं चाह रहा हूँ उसको आपकी खिदमत में पेश करके तो आपका उस पर ओपिनियन ले लूँ। लेकिन मैं ये एक छोटा सा वक्फा लेना, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं।
कैपिटल टॉक में खुशामदेद। एक सवाल उठाया है साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं। क्या सवाल उठाया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, ज़रा सुनें। हुकूमत जिसके 42 दिन बकिया रह गए, उन्होंने 12 माह का बजट दे दिया। इंटरिम गवर्नमेंट है, उन्हें इस बजट पर नजरसानी करनी होगी। जो हुकूमत मुंतखब होकर आएगी उन्हें एक दफा फिर नजरसानी करनी होगी। ये वो बजट है जो मुसलसल जिसकी तरमीम होगी। मैं पेशन गोई कर रहा हूँ क्योंकि इनका जो प्रोग्राम था IMF का, जिसके अभी 3 रिव्यू बाकी थे, वो मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। ये प्रोग्राम इनकम्प्लीट रहेगा। अच्छा अली ज़फ़र साहब, मैं सिर्फ एक लीगल सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने पॉइंट आउट किया है कि इस हुकूमत के 42 दिन बाकी हैं और उनका ख्याल ये है कि ये हुकूमत जो है ये बड़ी आइन का एहतराम करने वाली हुकूमत है, जो 42 दिन के बाद इलेक्शन करवाने का ऐलान कर देगी और उसके बाद एक केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, वो इस बजट पे नज़रसानी करेगी। फिर जो इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आएगी वो फिर इस बजट पे नज़रसानी करेगी। तो क्या ये हुकूमत जो है इसको पूरे 12 माह का बजट देने का इख्तियार था या नहीं था? जी देखें हामिद मीर साहब, जब आप कानून का सवाल पूछ रहे हैं तो फिर उसका जवाब बड़ा क्लियर है, और वो ये है कि एक हुकूमत जब जून में अगर वो हुकूमत है, बेशक वो अगस्त में जारी हो, वो उसका हक है आइन के तहत कि वो पूरा साल का 12 महीने का बजट दे, क्योंकि टाइमिंग ऐसी है और कानून में किसी किस्म की उनके ऊपर कदगन नहीं है। और देखा ये जाता है अमूमन कि जो हुकूमतें जो हैं जो जून वाली बजट देती हैं, और चूँकि आपको याद है 2018 का इलेक्शन भी जो सितंबर में ही हुआ था, और उसमें भी जून में गवर्नमेंट जो थी वो दे के गई थी बजट। तो ये हुकूमत जब बजट देते हैं तो वो फिर एक तरह से अनरियलिस्टिक बजट होता है। वो बजट सिर्फ लोगों को या कुछ ख़ास लोगों को खुश करने के लिए होता है, और बाद में उसमें ज़रूर अमेंडमेंट्स आती हैं, लेकिन उनके पास किसी किस्म की कदगन नहीं है आइन में कि वो ऐसा बजट नहीं 12 महीने का नहीं दे सकते। तो वो दे सकते हैं। दूसरी बात ये कहा कि केयर टेकर चेंज करेगी बजट केयर टेकर नहीं चेंज कर सकती। ठीक है, बजट नई हुकूमत आने वाली मिनी बजट के ज़रिए तब्दील कर सकती है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की बात पे मैं ये बिल्कुल ये दुरुस्त वो बात कर रहे हैं कि ये बजट ऐसा है कि देखते ही, इसको स्टडी करने से ही लगता है कि ये ज़रूर बाद में मिनी बजट्स के ज़रिए, एक नहीं बल्कि शायद 2 या 3 मिनी बजट्स के ज़रिए इसमें तब्दीलियाँ आनी ज़रूरी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, ज़्यादा हैं। खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और मैं नाजरीन आपसे इजाज़त लेने से पहले कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब की खिदमत में एक मुद्दबाना गुजारिश करूँगा कि राजा साहब, जो बातें आप करते हैं ये अपोजिशन लीडर की तो बातें नहीं हैं, ये तो हुकूमती तर्जुमान की बातें हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपोजिशन लीडर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें और हुकूमत जो है वो कुछ बड़े दिल का मुजाहरा करे, और ये जो ओहदा है, ये जो असली अपोजिशन है जिसमें सिर्फ 2-3 लोग शामिल हैं, मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब हैं, गौस बख्श मेहर साहब हैं और सायरा बानो साहिबा हैं, इनमें से किसी को अपोजिशन लीडर बना दें ताकि इस जमहूरियत का थोड़ा सा भरम तो रह जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।